ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है शिव तिवारी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे। तो आप सभी की बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर जो डीएफसीसीआईएल में इंडियन रेलवे का यानी कि डीएफसीसीआईएल स्पेसिफिक जो रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक को पूरी तरीके से कवर किया जाए, क्योंकि इसका सीबीटी 1 में जो है वो टोटल 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है। और दूसरा सीबीटी 2 में अगर हम लोग बात करने जाएं तो 24 का वेटेज है। ठीक है। तो 10 और 24 इस तरीके से इसका वेटेज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो डोंट वरी गाइस, मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के इसको पूरा डिटेल में कवर करने वाला हूँ। ठीक है। तो डेली अब आपके वीडियोज आएंगे इसके, और इसको प्रॉपर तरीके से बिगनिंग से लेकर के एंड तक देखिएगा। और अपने दोस्तों को भी जरूर रिकमेंड करिएगा, सो दैट ये जो सीबीटी 1 में 10 मार्क्स का और सीबीटी 2 में 24 मार्क्स का है, ये बिल्कुल भी उनका छूटने ना पाए। ठीक है। सो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन है, याद रखिएगा, पूरा इंट्रोडक्शन सेशन है, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि आखिर हम लोगों ने डीएफसीसीआईएल को क्यों स्थापित किया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, और क्या इसका मुख्य पर्पज है, कब स्थापित किया गया, किस देश की मदद से इसको स्थापित किया गया, और साथ में इसके जो ईस्टर्न कॉरिडोर है और वेस्टर्न कॉरिडोर है वो कौन कौन से हैं, कब उसकी शुरुआत हुई, और कहाँ कहाँ से वो चीजों को कनेक्ट करता है, और कितनी उसकी लेंथ वगैरह है, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। इस सेशन की जो पीपीटी है वो मिल जाएगी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम का नाम याद रखिएगा, @टेक्स्टबुक। और ये सब कुछ क्लासेस हैं आप जो डेली अटेंड कर सकते हैं। तो आपकी एक ऑलरेडी 11 बजे मॉर्निंग में क्लास चल रही है, जिसमें हम लोग मॉक टेस्ट कवर कर रहे हैं डीएफसीसीआईएल के लिए। 1 पीएम पर आपकी क्लास एसएससी जेई की, और 3 पीएम पर याद रखिएगा मास्टर क्लास चलती है जो टेक्स्टबुक एप्लीकेशन पर है। ठीक है। और इस समय दोस्तों चल रहा है आजादी का सेल। तो आप में से जितने भी कैंडिडेट अभी रिमेनिंग रह गए हैं, जिन्होंने अभी भी कोर्सेज को एनरोल नहीं किया है, तो बिल्कुल एनरोल कर लीजिएगा। आज हाईएस्ट डिस्काउंट इस समय चल रहा है, साथ में 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, और ये सब पाने के लिए आप यूज कर सकते हैं हमारा कूपन कोड, दैट इज SHIVKT टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है। सो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन की। सबसे पहले अगर हम लोग बात करने जाएं किसके बारे में, डीएफसीसीआईएल के बारे में, तो सबसे पहले तो इसका पूरा फुल फॉर्म जरूर पढ़ के जाएगा कि डीएफसीसीआईएल का फुल फॉर्म क्या है और आखिर ये है क्या। तो ये है डेडिकेटेड फ्रेट, याद रखिएगा, कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। हमारे देश में आप सभी को मालूम है कि शुरुआत में मालगाड़ी वगैरह बहुत चलती थी, क्योंकि हमारे देश में जो सबसे पहली ट्रेन चली वो मालगाड़ी ही थी 1837 के आसपास। और फिर उसके बाद 1853 में आपकी जो आती है वो पैसेंजर ट्रेन आती है। तो सबसे पहले अंग्रेज जो लेकर के आए थे वो फ्रेट ट्रेन ही लेकर के आए थे। ठीक है। उनका मुख्य जो पर्पज था वो यही था कि भारत के जो भी सेंटर एरियाज हैं या भारत के से हम लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जितना हो सके तो रॉ मटेरियल को परचेज करें, और इसको ले जाकर के कहाँ भेज दिया, यूरोप में, और वहां से फिनिश्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके पूरे विश्व में और भारत में के मार्केट में ले जाकर के उसको बेचा जाए और हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। ठीक है। तो इसके लिए इसकी मतलब इस मालगाड़ी की शुरुआत हुई थी। लेकिन अब आज के समय में जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी एक्सपेंड हो रही है, आपको मालूम है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर हम लोग विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जीडीपी के आधार पर हम लोग इस समय विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और आज 15 अगस्त को आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में जरूर बोला है कि हम लोग जल्द ही विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो इस तरह की जो डिमांड है देखते हुए ये सरकार को फील हुआ, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, कि हम लोगों ने एक डेडिकेटेड एक फ्रेट रेल कॉरिडोर बनाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि समस्या आपने देखी होगी कई बार कि जब हम लोग मालगाड़ी की बात करते हैं तो उस समय फ्रेट ट्रेन की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी पर आपको पैसेंजर को रखा जाता है, उसके बाद इन ट्रेनों को जब समय मिलता है तो निकालना पड़ता है। तो अब सरकार चाहती है कि हम लोग इनके लिए डेडिकेटेड पूरी तरीके से इनके लिए प्रॉपर इनके लिए रेलवे लाइन भी बिछाई जाए और प्रॉपर तरीके से कॉरिडोर बनाया जाए, क्योंकि रेलवे का जो सबसे ज्यादा मुनाफा होता है वो इसी ट्रेन से होता है दोस्तों। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर हम लोग इसकी बात करने जाएं, सो इट इज अ होली ओन्ड कंपनी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की याद रखिएगा ये पूरी तरीके से ओन्ड है, यानी कि जो इसका 100% जो बॉस है वो याद रखिएगा हमारा रेल मंत्रालय है। और इसकी स्थापना की गई थी 30 अक्टूबर 2006 में दोस्तों। ठीक है। तो जो ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसकी स्थापना याद रखिएगा 30 अक्टूबर 2006। और इसको जो रजिस्टर किया गया है डीएफसीसीआईएल को, वो किसके तहत, कंपनी अधिनियम है हमारा 1956। अब ये कंपनी अधिनियम कई बार आपका मतलब आगे चेंज भी हुआ है, तो 1956 के बाद याद रखिएगा 2013 ये भी अमेंडेड है। तो अगर ये अगर आपको पूछा गया तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन में मत जाइएगा दोस्तों। ठीक है। तो 30 अक्टूबर 2006 स्थापना है, और जिसके अंडर ये रजिस्टर्ड है वो हमारा कंपनी अधिनियम कौन सा है, 1956। और ये आती किसके अंडर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है। ठीक है। अब इसमें इसको लाने का जो सबसे पीछे मुख्य उद्देश्य है वो बहुत उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। ठीक है। आई होप कि आप सभी को मालूम होगा कि सरकार के द्वारा इस समय एक ऑलरेडी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल बनाया गया था।
ठीक है। हमारे जो भी 4 बड़े शहर हैं जिसमें से आप पढ़ते हैं सीडीएमके में हम लोग चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल बनाया था, अगर आपको याद हो, अटल जी के समय में। और ये जितने भी बड़े महानगर है, मेट्रो सिटीज, इन सभी को जोड़ा जाने का प्रयास किया गया। ठीक है। तो रोड नेटवर्क से ऑलरेडी हम लोग जोड़ चुके थे। तो रोड नेटवर्क से जोड़ने के बाद अब हम लोग इनको फ्रेट जो ट्रेन है इन कॉरिडोर से भी जोड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये पूरे के पूरे कॉरिडोर बनाए जाएंगे और चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और याद रखिएगा कोलकाता, इनको प्रॉपर तरीके से कनेक्ट किया जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज एम्बार्क्ड upon a long-term strategic plan to construct high-capacity, high-speed, dedicated freight corridor along the Golden Quadrilateral and its diagonals। ठीक है। तो हमारा ये जो है पूरा चेन्नई, आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया और ये कोलकाता। तो इस प्रकार से एक पूरा का पूरा ऑलरेडी जो फ्रेट कॉरिडोर है ये बनेगा ही बनेगा। साथ में इसके डायगोनल्स भी हम लोग बनाएंगे, सो दैट अंदर का जितना भी और भी हमारा मतलब ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको भी प्रॉपर तरीके से कनेक्ट किया जा सके। ठीक है। तो इस समय जो हमारा चल रहा है वो यही है कि हम लोग पूरी तरीके से ये जो हमारी फ्रेट ट्रेन है इनकी गति में भी इंप्रूवमेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका जो निर्माण है फ्रेट कॉरिडोर का वो भी बहुत स्पीड से चल रहा है दोस्तों। ठीक है। और इसमें जितने भी हमारे मेट्रो सिटीज हैं सभी को कनेक्ट करने के साथ साथ इसके जो डायगोनल्स है इनको इस तरीके से पूरी तरीके से हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तो एक बहुत अच्छा ये एक इनिशिएटिव है और ये जितनी जल्दी पूरा होगा तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट अप होगी, क्योंकि 2024 और 25 तक हम लोग टारगेट लेकर के चल रहे हैं कितने का, 5 ट्रिलियन जीडीपी का दोस्तों। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करने जाए, इन द मीन वाइल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इनिशिएटेड एक्शन टू एस्टैब्लिश द स्पेशल पर्पज व्हीकल फॉर कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो आपने देखा होगा कि इनके लिए प्रॉपर तरीके से ऑलरेडी आज के समय में जो हमारी रेलवे है बहुत ही स्पीड के साथ काम कर रही है और इसकी लगातार जो लाइनें हैं वो प्रॉपर तरीके से बिछाई जा रही है। लेकिन अभी यही है कि सभी जो जितने भी कॉरिडोर हैं वो मोस्टली निर्माण अवस्था में है और कुछ ही है जो लगभग जिनका काम कंप्लीट तरीके से पूरा हो चुका है। ठीक है। This led to the establishment of the DFCC, Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited, to undertake planning and development, mobilization of financial resources and construction, maintenance and operation of the dedicated freight corridor। अब क्लियर सी बात है कि अगर हम लोगों ने डेडिकेटेड एक फ्रेट कॉरिडोर बनाना है, यानी कि पूरी तरीके से एक डेडिकेटेड रूट बनाना है जो कि इन फ्रेट ट्रेन के लिए होगा, तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए भी कोई बॉडी चाहिए, उनके ऑपरेशंस के लिए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए, उन सभी चीजों के लिए फिर हमको किसी डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी और उसी डिपार्टमेंट का हमारा नाम क्या है, दैट इज अ DFCCIL। ठीक है। तो अगर आपका अभी इसमें आप सिलेक्शन पाते हैं तो जहां तक आपकी जो संभावना है, या तो आप ईस्टर्न कॉरिडोर में अपॉइंट किए जाएंगे या फिर आप वेस्टर्न कॉरिडोर में अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो क्योंकि लगभग अभी जो मुख्य रनिंग अवस्था में ये यही है आपकी ईस्टर्न कॉरिडोर और दूसरा कौन है, वेस्टर्न कॉरिडोर। ठीक है। तो एक्चुअली में जो DFCCIL इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये जितने भी हमारी मालगाड़ियों के रूट हैं इन सभी रूटों को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना, इनको आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्ट करना और इनके ऑपरेशन को पूरी तरीके से चेक करना दोस्तों। ठीक है। तो ये हमारे DFCCIL का मुख्य एम है या पर्पज है। तो मिशन या इसका जो एम है या पर्पज है, आई होप कि बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। टू बिल्ड अ कॉरिडोर with appropriate technology that enable Indian Railway to regain its market share of freight transport by creating additional capacity of guaranteeing efficient, reliable, safe and cheaper options for mobility to its customer। अब आज के समय में देखिए, अगर आज के समय में आप ये सोचें कि मैं जो सामान है यानी कि जो माल है आप एक जगह से दूसरी जगह पर आप लेकर के जा रहे हैं, तो आपके पास 2-3 वेज हो सकते हैं। या तो आप हवाई मार्ग के लिए थ्रू लेकर के जाएं, बहुत कॉस्टली पड़ेगा। रोड नेटवर्क के थ्रू लेकर के जाएं तो टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली भी पड़ता है। ठीक है। दूसरा वाटर, तो वाटर वेज का भी इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हमारे देश में प्रॉपर तरीके से है नहीं। नेशनल वाटर वेज जरूर बनाए जा रहे हैं सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत, बट इनसाइड इंडिया में आप क्या करोगे। ठीक है। तो एक आखिरी ऑप्शन यही बनता है आपके पास और वो है हमारे पास फ्रेट ट्रेन। ठीक है। तो ये जितने भी ये मालगाड़ी होती है यही एक बेस्ट ऑप्शन आप कह सकते हैं कि रिलायबल है, इफिशिएंट भी है, सेफ भी है और सस्ता भी है दोस्तों। ठीक है। तो इसी को और इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि ये जितनी ज्यादा गाड़ियां बढ़ेंगी उतनी ही हमारे देश में प्रोडक्ट की सप्लाई एक जगह से दूसरी जगह हो पाएगी। क्योंकि हमारे इंडिया में हर जगह पर ज्योग्राफी और क्लाइमेट डिफरेंट डिफरेंट है, हर जगह पर चीजें अलग अलग मैन्युफैक्चर होती हैं, उत्पादन होती हैं। और अगर हम लोगों ने इस कनेक्टिविटी को बेहतर कर लिया तो हम लोग विद इन नेशन जो अपनी डिमांड और सप्लाई उसको बहुत हद तक आसानी से मैच कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि अभी आज के समय में एक वासुकी नाग करके एक ट्रेन चलाई गई है, वासुकी, जो बहुत लॉन्गेस्ट
बेस्ट इस समय फ्रेट ट्रेन है। दूसरी आपने पढ़ी होगी कि स्पेशल किसान ट्रेन चलाई गई है, ठीक है। रेफ्रिजरेटेड कोचेस होंगे जिसमें आपके पेरिसेबल मतलब जो खराब होने वाले गुड्स हैं जैसे मीट हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, मिल्क वगैरह, उनको सप्लाई किया जाएगा। तो सरकार इसमें काफी हद तक अच्छा इंप्रूवमेंट करने का काम कर रही है। दूसरा सरकार का ये भी यहाँ पर टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा सरकार क्या करे कि अपने कस्टमर्स को बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए लॉजिस्टिक्स पार्क्स वगैरह स्थापित करने का काम करे। तो ऑलरेडी हमारे देश में अलग अलग राज्यों में लॉजिस्टिक जो पार्क्स वगैरह हैं वो ऑलरेडी स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा इसका जो काम है याद रखिएगा, टू सपोर्ट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव टुवर्ड्स द इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी बाय एनकरेजिंग यूजर्स टू अडॉप्ट रेलवे एज अ मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली मेड फॉर देयर ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो सरकार मतलब इनका यही मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को या कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा ये ट्रस्ट बैठाना कि भाई साहब जो भी आप चीजों के लिए अपनी मूव करने के लिए चीजों को जब वो करते हो, ऑप्शन देखते हो, तो उसके तौर पर रेलवे एक सबसे बेस्ट, रिलायबल, सेफ और आप कह सकते हैं कि सबसे चीपर एक सोर्स के तौर पर देखा जाए। तो इसका जो प्राइमरली रोल है अगर हम लोग बात करने जाएं डीएफसीसीआईएल का, तो ये जो फ्रेट कॉरिडोर है उनके लिए याद रखेगा ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मेंटेनेंस वगैरह प्रोवाइड करती है, ठीक है। और उसको बनाने का, निर्माण करने का भी जो कार्य है वो कौन देखती है, हमारी डीएफसीसीआईएल देखती है, जो 2006 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित की गई थी, ठीक है। अब भारत में ये जो हमारे फ्रेट कॉरिडोर है, अगर इसकी हम लोग बात करने जाए तो ये कितने हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको हमने दो भागों में बांटा हुआ है। एक हमारा कौन सा, ईस्टर्न कॉरिडोर है, ठीक है। और ये आपका पड़ता है लुधियाना से लेकर के कहां तक, याद रखिएगा दनकुनी, यानी कि आपके पंजाब से लेकर के कहां तक पड़ जाएगा, वेस्ट बंगाल तक। और इसमें आपका कौन सा भी इंक्लूडेड है, दादरी और खुर्जा का याद रखिएगा एक लिंक लाइन भी है, ठीक है। दूसरा है आपका वेस्टर्न कॉरिडोर। वेस्टर्न कॉरिडोर याद रखिएगा दादरी से लेकर के कहां तक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक, ठीक है। तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ और भी जो आपके लिंक प्रोजेक्ट है उनके बारे में भी हम लोग वन बाय वन सभी चीजों को देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो पूरा पार्ट है ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर, इसका पूरा मैंने एक मैप डाला हुआ है। इस मैप को थोड़ा सा देख करके समझने का प्रयास करिएगा, तब आई होप कि आपको ज्यादा चीजें समझ में आ पाएंगे दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को हाइड कर लेता हूं क्योंकि आपको जो है कंटेंट से मतलब होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से कंटेंट देख पाएंगे तभी आप चीजों को इसमें से समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसमें जूम करने का प्रयास करूंगा, तो उसको थोड़ा सा देखिएगा और प्रॉपर तरीके से डिटेल में समझने का ट्राई करिएगा। देखिए जरा, ये पूरा का पूरा रूट है। मैं ईस्टर्न अलग से दिखाऊंगा और वेस्टर्न अलग से दिखाऊंगा, ठीक है। सो उसमें टेंशन मत लीजिएगा, इसमें दोनों के दोनों शामिल हैं, आपके ईस्टर्न कॉरिडोर भी है और वेस्टर्न कॉरिडोर भी है, ठीक है। तो ईस्टर्न जो कॉरिडोर है, आई होप कि आप ये वाला देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये पूरा ईस्टर्न कॉरिडोर है, ये आपके कहां से शुरू होता है, लुधियाना से, ठीक है। और ये कहां तक जाता है आपका, याद रखिएगा ये दनकुनी तक, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल तक जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी अलग अलग जो लेंथ है ये पूरी याद रखिएगा। ईस्टर्न कॉरिडोर की जो लंबाई है ये एग्जाम में पूछी जाती है इंडिविजुअली, ठीक है। तो ईस्टर्न कॉरिडोर की जो टोटल लंबाई है 1839 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। 1839 किलोमीटर। अब इसमें अगर आप लिंक देखने जाएंगे दोस्तों, तो लिंक प्रोजेक्ट भी कई कई है, ठीक है। अच्छा, ये जो डॉटेड है इसका बहुत याद रखिएगा, जो डार्क एकदम ब्लैक लाइन है वो एग्जिस्टिंग लाइन है, ठीक है। और जो आपके रेड वाली है ये ईस्टर्न है, और ये आप देख पा रहे होंगे ये ब्लू कलर का है दोस्तों, ये कौन सा, वेस्टर्न है। और ये जो डॉटेड लाइन देख पा रहे होंगे यहां पर आप, ये दिखाई दे रही है आपको, मुगल सराय से लेकर के अब ये दनकुनी तक, तो ये अंडर ट्रिपल पी का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो आज के समय में रेलवे, एयरपोर्ट, बहुत सारी चीजें डेवलप की जा रही है ना, बस स्टैंड वगैरह, जो जो मतलब ये बस अड्डे होते हैं, तो उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। तो यानी कि सरकार की भी साझेदारी और प्राइवेट की भी साझेदारी, उन सभी से इसको कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। चलिए फिर से आ जाइए जरा, ईस्टर्न कॉरिडोर तो लुधियाना पंजाब से लेकर के कहां तक जाता है, वेस्ट बंगाल दनकुनी तक, और इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 1839। अब इसमें देखो दोस्तों, जो लिंक है लाइन वो कौन कौन सी है, लुधियाना से खुर्जा, याद रखिएगा, आई होप कि आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। दूसरा है आपका कहां से, खुर्जा से कहां तक ये जा रहा है, कानपुर, यूपी में, ठीक है। फिर कानपुर से आप देखेंगे लखनऊ, मुगल सराय वाला पार्ट, ठीक है। और मुगल सराय से आप देख पा रहे होंगे तो ये कौन सा है, सोनगार वाला पार्ट, ठीक है। और सोनगार के बाद आप देख पा रहे होंगे तो डायरेक्ट कौन सा है, दनकुनी वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा इन सभी की लेंथ भी क्लियर होनी चाहिए। लुधियाना और खुर्जा से 404 किलोमीटर, खुर्जा से कानपुर 343, कानपुर से मुगल सराय 393, और मुगल सराय से सोनगार आपका 118, और सोनगार से दनकुनी कितना है, 538 है। अब इसमें एक लिंक प्रोजेक्ट है, कौन सा, दादरी और कौन सा है, खुर्जा वाला।
तो ये आई होप कि आप देख पा रहे होंगे, ये दादरी और ये वाला खुर्जा, यानी कि ये ईस्टर्न और वेस्टर्न को ये पूरी तरीके से कनेक्ट कर रहा है दोस्तों, ठीक है। ये ईस्टर्न और वेस्टर्न को पूरी तरीके से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक वाली ये कौन सी एग्जिस्टिंग लाइन है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, एग्जिस्टिंग लाइन है। अब दूसरा आता है हमारा कौन सा, वेस्टर्न कॉरिडोर, ठीक है। तो अगर कभी पूछा गया कि इनमें ईस्टर्न और वेस्टर्न में सबसे लंबा कौन सा है, तो दो ईस्टर्न कॉरिडोर, ठीक है, याद रखिएगा 1839, और वेस्टर्न कितना है 1499, ठीक है। तो ये जो वेस्टर्न कॉरिडोर है, हाँ, लेकिन अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो मतलब व्यापार है ये वेस्टर्न कॉरिडोर में ही है, क्योंकि इसमें आपका गुजरात और पूरा कौन सा कवर होता है, महाराष्ट्र कवर होता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो आवागमन है वो इन्हीं एरियाज में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आपके मुंबई के जवाहरलाल जो पोर्ट है उसको भी कवर करता है, ठीक है, और गुजरात को भी कवर करता है, जो मोस्टली आज के समय में इंडस्ट्रियल एरियाज है हमारे। अब इसमें अगर आप देखने जाए तो ये शुरुआत कहां से होगी दोस्तों, याद रखिएगा वडोदरा से, ठीक है। रेवाड़ी वाला पार्ट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो ये है दोस्तों, याद रखिएगा कहां से, वडोदरा से रेवाड़ी, ठीक है। सो आई होप कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि लोकेशन किस तरीके से है, और सारी चीजें बहुत ही क्लियर हो पा रही होंगी, ठीक है। तो ये रेवाड़ी वाला एरिया, ठीक है, और कहां से, वडोदरा से दोस्तों, ठीक है। तो वडोदरा गुजरात से लेकर के रेवाड़ी वाला एरिया हो गया दोस्तों, ठीक है। और वडोदरा से लेकर के दूसरा हम लोग देख रहे हैं ये वाला पूरा, ठीक है, ये वडोदरा से कौन सा है, रेवाड़ी, ये पूरा कनेक्टिविटी आई होप कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और फिर आपका कौन सा है, वडोदरा से लेकर के आपका ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, जो जेएनपीटी हम लोग इसको बोलते हैं, बहुत पुराना बंदरगाह है भारत का। फिर आपका रेवाड़ी से लेकर के कौन सा, दादरी, तो रेवाड़ी से लेकर के दादरी, ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि इंक लाइन है, ठीक है। और तो इनकी लंबाई याद रखिएगा, वडोदरा और रेवाड़ी की 930 किलोमीटर, वडोदरा और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की 428, और रेवाड़ी दादरी की कितनी है, 141, ठीक है। तो ये जो है हमारा पूरा का पूरा कौन सा है, ईस्टर्न कॉरिडोर आपने देख लिया और वेस्टर्न कॉरिडोर देख लिया, ठीक है। तो इसकी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, वेस्टर्न कॉरिडोर दादरी से लेकर के कहां तक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तो ये दादरी, और यहां से लेकर के आप देखेंगे कौन सा, ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया। और जो ईस्टर्न कॉरिडोर है याद रखिएगा, ये लुधियाना से लेकर के आपको कहां पर मिलता है, ये मिलता है दनकुनी तक, ठीक है। लंबाई दोनों की क्लियर है, एक है 1839 और एक है आपका 1499 दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब इसकी इंडिविजुअली भी अगर आप देखने जाए तो अब फेज 1 फेज 2 ये सब कुछ शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो ये है आपका वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे, ये दादरी, ये आउटस्कर्ट एरिया पड़ता है दिल्ली का, उसके बाद रेवाड़ी, अजमेर, ठीक है, ये पूरा वडोदरा, और ये पूरा आपका एरिया महाराष्ट्र और गुजरात वाला कनेक्ट करते हुए कहां पर पहुंचा रहा है, जेएनपीटी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में पूरी तरीके से पहुंचा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े हुए कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। तो जो वेस्टर्न कॉरिडोर है जिसमें हम लोग फेज 1 और फेज 2 दोनों को मिलाकर के अगर बात करने जाएं, तो अब ये हो चुका है रेवाड़ी से वडोदरा, वडोदरा से लेकर के कहां तक, ये रेवाड़ी से आपका कौन सा है, वडोदरा कनेक्ट कर लिया हमने, और वडोदरा से कनेक्ट कर लिया कहां तक, जेएनपीटी। तो ये दोनों को मिलाकर के आप देखने जाए तो 1337 किलोमीटर है। और अगर सिर्फ फेज 1 की अगर आप बात करने जाए तो रेवाड़ी से सिर्फ और सिर्फ कहां हुआ करता था, वडोदरा, और ये था 915 किलोमीटर का, ठीक है, 915। तो ये वेस्टर्न हो गया। अब देखो मैं थोड़ा सा ईस्टर्न को आपको जूम करके दिखा दूं, ईस्टर्न को थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा कि आप ये देख पा रहे होंगे, तो लुधियाना पंजाब से शुरू हो रहा था, ठीक है, और ये उत्तराखंड को भी पूरा कवर करेगा, हरियाणा को भी कवर करेगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश को भी साथ में थोड़ा सा कवर करेगा, ठीक है। तो ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सबको कवर करता हुआ, और साथ में मध्य प्रदेश का भी थोड़ा सा एरिया कवर करेगा, और उसके बाद ये झारखंड, ठीक है, बिहार होते हुए सीधे कहाँ चला जाएगा, वेस्ट बंगाल चला जाएगा, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल के कहाँ तक है, दनकुनी तक है, और इसके बाद ये सोनगार आपका, ठीक है, बिहार वाला एरिया। फिर उसके बाद मुगल सराय तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, यूपी में इलाहाबाद, ठीक है, और उसके बाद कानपुर है, और टुंडला ये पड़ता है यूपी में, आगरा वाला पार्ट है, आगरा के पास हाथरस, अलीगढ़, ठीक है, खुर्जा और हापुड़, मेरठ, ये पूरा यूपी का ही भाग है। और उसके बाद याद रखिएगा ये सहारनपुर यूपी और उत्तराखंड के बिल्कुल एकदम पास पड़ता है, और ये आपका लुधियाना। तो ये जो है हमारा दोस्तों, याद रखिएगा ये कौन सा है आपका, ये है आपका ईस्टर्न कॉरिडोर। अब इसमें जो वर्क प्रोग्रेस में है 469 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। और जो वर्क ऑलरेडी अलोकेट किया जा चुका है, ये उसकी डेट वगैरह है, मार्च 15 का, मार्च 2016 का, मार्च ये जून 2016 का, ठीक है दोस्तों। तो टोटल अगर हम लोग बात करने जाए तो याद रखिएगा 469 किलोमीटर का जो है वर्क है, ये इस समय प्रोग्रेस में है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर फिर से वो याद रखिएगा कि ये आपको एग्जिस्टिंग लाइन दी गई है, और दूसरे कौन सी आपकी जो अभी पैरेलल लाइन बिछाई जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमने देख लिया आपका कौन सा हो गया, ईस्टर्न हो गया,
और वेस्टर्न हो गया। अगर वेस्टर्न को और डिटेल में देखना चाहते हो तो ये मैंने दूसरा इसका एक मैप डाला हुआ है, ठीक है। सो इसको फिर से देख लीजिए। तो ये आपका रेवाड़ी, रेवाड़ी से लेकर के चले जाइए कहां पर, वडोदरा तक, और वडोदरा से लेकर के फिर चले जाइए कहां तक, जेएन पोर्ट तक, ठीक है। तो अब फेज 1 और फेज 2 इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से लाइंस वगैरह लेकर के आई जा रही हैं, ठीक है। तो इसका पूरा का पूरा जो पार्ट है वो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। दादरी, ठीक है, रेवाड़ी, और रेवाड़ी से खुर्जा आपने पढ़ा था, एक कनेक्टिंग लाइन थी ये ऑलरेडी, है ना। और उसके बाद ये आगे जाएंगे तो फुलेरा, अजमेर है, ठीक है, मानवर, फिर आपका पालनपुर, ठीक है, और ये पूरा वडोदरा ये वाला हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका कौन सा, जेएनपीटी। तो इसमें अगर देखने जाए तो वर्क इन प्रोग्रेस ये आपका कितना है, 625 किलोमीटर, और ये अवार्डेड वगैरह वर्क है, ठीक है। देखना हो तो देख लीजिएगा, अगर मेरे हिसाब से आप याद करना चाहें तो ये वाले फिगर याद रखिए जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईस्टर्न कॉरिडोर के और वेस्टर्न कॉरिडोर के, और बाकी जो ये कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। तो ये एग्जाम में आपकी पूछी जाती हैं, इस वाले सेक्शन को थोड़ा सा ध्यान दे करके जरूर करके जा रहा है, ठीक है। अब ऑलरेडी आपको मालूम है कि 2021 और 22 के जो बजट है इसमें भी इस पर ध्यान दिया जा रहा है, और सरकार चाहती है कि आगे आने वाले समय में, ठीक है, फ्रेट कॉरिडोर जो लंबाई है इसकी लगातार बढ़ाई जाए। और प्रधानमंत्री भी इसके बारे में काफी बार बात कर चुके हैं, हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है वो भी इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं, ठीक है। वर्तमान में जो रेलवे मिनिस्टर है याद रखिएगा कौन है, आपके अश्विनी वैष्णव साहब है, ठीक है, अश्विनी वैष्णव साहब है। तो वो इस समय, ठीक है, इस समय देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। यस यस, ओके। तो लेंथ अगर बात करने जाएं तो ये पूरी दे दी गई है हमारी, ठीक है। तो ये 2021 और 22 का जो बजट वाला पार्ट है, जहां तक मेरा टारगेट रहेगा कि मैं आपको इसको अलग से करा दूं दोस्तों, ठीक है। तो अभी हाल ही में इन्होंने फीजिबिलिटी 21 और 22 के बजट में इन्होंने बताई कि लगभग हम लोग 1115 किलोमीटर की और लंबी लाइन बनाने जाएंगे, जिसके लिए लगभग 40,000 करोड़ वगैरह ये और एलोकेट कर रहे हैं। तो बजट को मैं अलग से करा दूंगा, डोंट वरी, है ना। और ये इनकी संभावना है कि इसको बढ़ा करके 70 से 80 किलोमीटर और ज्यादा बढ़ाया जाए, ठीक है। फ्रेट कॉरिडोर ट्रेन की स्पीड को बढ़ाया जाए, बेहतर किया जाए। और अभी क्योंकि लगभग जो इनकी एवरेज स्पीड है वो 25 से लेकर के 30 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। और जो दूसरा अनाउंस किया गया था 2018 में, लेकिन बाद में ये डिले हो गया क्योंकि 19 और 20 में फिर आपके कोविड वगैरह आ गए, तो उस वजह से फिर बाद में और भी ये डिलेमेंट हुआ दोस्तों, ठीक है। तो ये अभी 2021 में इसकी पूरी तरीके से स्टडी कर ली गई है, और जो कॉरिडोर बना के कनेक्ट करने की बात की जा रही है विशाखापत्तनम है आपका, ठीक है, काकीनाडा होगा, कृष्णापत्तनम हो जाएगा, और ये आंध्र प्रदेश के लगभग जितने भी पोर्ट्स हैं उनको पूरी तरीके से कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। सो द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विल बी डिजाइंड इन सच अ वे दैट देयर विल बी नो सरफेस क्रॉसिंग और रोल रेल फ्लाईओवर, ठीक है। तो इनका जो मतलब आज के समय में डबल डेकर को लेकर के बात चल रही है कि डबल डेकर आपके अब फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाने चाहिए, और उसको बनाए जाने का सबसे बड़ा कारण यही होगा, हम लोग ये चाहते हैं दोस्तों कि एक तो कोई भी सरफेस क्रॉसिंग ना हो, और कोई भी रेल फ्लाईओवर ना हो, सो दैट किसी भी प्रकार का जो इंसिडेंट है या घटना ना हो, ठीक है। अगर आपको याद हो, एक इसी तरह की एक ट्रेन थी, अभी कोई एक बड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा था सोशल साइट में कि वो ट्रेन जा रही थी, उसके अंदर बहुत सारी गाड़ियां थी, लेकिन जो फ्लाईओवर था उसके साथ उसके नीचे से वो ट्रेन गुजारी, और ऊपर का वाला जो पार्ट था वो टकरा गया, और जितना भी अंदर नीचे गाड़ियां थी कई करोड़ों का लॉस हो गया, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि माल की किसी भी तरीके से हानि ना हो। तो सरकार इस तरीके से चाहती है कि लगभग 1115 किलोमीटर का लंबा एक कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और ये पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल ये वाला एरिया कवर करेगा, आई होप कि आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा वेस्ट बंगाल, और ये आंध्र प्रदेश, और ये नागपुर, और ये कौन सा ये मतलब तेलंगाना से होते हुए, पूरा तेलंगाना से होते हुए, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से होते हुए, और महाराष्ट्र का नागपुर कनेक्ट करते हुए सीधे मध्य प्रदेश के इटारसी तक चला जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा कवर करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो काफी बेहतर रहेगा ये। और खड़गपुर टू विजयवाड़ा रहेगा, ठीक है। और साथ में ये आप इसकी जो लेंथ है ये आपके दूसरे एरियाज की आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मिलाकर के 975 किलोमीटर ये लंबाई होगी। तो ये आंध्र प्रदेश को भी कवर करेगा, मध्य प्रदेश को भी कवर करेगा, ठीक है। और ये महाराष्ट्र वाला भी थोड़ा एरिया कनेक्ट करेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें सरकार एम लेकर के चल रही है कि विथ 4 पोर्ट्स being developed in Andhra Pradesh, official previously estimated the DFC would help in handling 300 to 350 metric ton of cargo by 2024 and 25। तो ये सब किया जा रहा है 24-25। एक हम लोग एक बहुत बड़ा टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि हम लोगों ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक लेकर के जाना है, और उसके लिए इतना बड़ी क्षमता में ऑलरेडी जो इस समय माल आ रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है और इंपोर्ट हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास ये फ्रेट कॉरिडोर होना बहुत
जरूरी है दोस्तों, ठीक है। और टाइम की अगर हम लोग बात करने जाए, टेकन फॉर ट्रांसपोर्टेशन विल आल्सो रिड्यूस। तो अगर ये कॉरिडोर प्रॉपर तरीके से डेवलप हो जाते हैं तो डेफिनेटली जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी, और जो ट्रांसपोर्ट का जो टाइम है वो भी एटलीस्ट हमारा कैसा हो जाएगा दोस्तों, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। अब इसके बाद पूरी तरीके से बजट में क्या क्या चीजें हैं और इनकी स्पीड किस तरीके से होती है, तो ये मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए अगले सेशन में लेकर के आऊं। तो हम लोग अब अगले सेशन में मुलाकात करेंगे, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहें, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो बजट वगैरह हम लोग कवर करने वाले हैं, तो सारी चीजें करेंगे, डोंट वरी, है ना। और बाकी ज्यादा से ज्यादा संख्या में सेशंस देखिए, और इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों, ठीक है, वो मिल जाएगी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दैट इज @SUSAT और इस समय लगातार आपकी फ्री ऑफ क्लासेस चल रही है। एक मॉर्निंग 11 AM में सेशन होता है, उसको ज्वाइन करिएगा, और इवनिंग का ये 6 PM वाला, ठीक है। और बाकी आज चल रहे हैं आपका कौन सा, याद रखिएगा, आजादी सेल। तो आजादी सेल में हाईएस्ट डिस्काउंट है, और बिल्कुल इनरोल करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे सब्जेक्ट इस समय अवेलेबल है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग कोर्सेज में, ठीक है। किसी भी एक बेहतर प्लान को सिलेक्ट करिए, 90% तक का डिस्काउंट है, 50% का एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। सो इनरोल करिए और यूज करिए कूपन कोड, और बस प्रॉपर तरीके से तैयारी करिए और सिलेक्शन पा लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए कंक्लूड करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच, एंड यस एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।